मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनोज चौटिया फ्रॉम रघुनाथ विद्यालय। हम लोग पढ़ रहे थे मानव कार्यकी के अंतर्गत कल अपन ने परिसंचरण तंत्र पूरा कर लिया था। अब इस इकाई में अपना अंतिम अध्याय बचा है, वो है मानव का उत्सर्जन तंत्र। मानव का उत्सर्जन तंत्र, देखिए क्या होता है कि विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाओं के द्वारा जैविक शरीर के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाएं होती है और उपापचयी क्रियाओं के द्वारा अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण होता है। और इन अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए, क्योंकि ये क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं, जैसे CO2 जल, नाइट्रोजनी अपशिष्ट, अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, ये विषजन्य पदार्थ होते हैं और अगर शरीर में रहेंगे तो शरीर में हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करेंगे और उसके कारण हो सकता है व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाए। तो इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर के जिन अंगों से बाहर निकाला जाता है वो क्या कहलाते हैं, उत्सर्जन तंत्र। और मानव शरीर से या किसी भी सजीव के शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को त्यागना क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। अब देखिए उत्सर्जन के अंतर्गत यहां हम जो बात करेंगे वो क्या है, नाइट्रोजनी अपशिष्ट को, और नाइट्रोजनी अपशिष्ट को त्यागना उत्सर्जन कहलाता है। और आप लोगों ने देखा होगा पाचन तंत्र अपन ने पढ़ा था, तो पाचन तंत्र के अंतर्गत क्या होता है, बहिर्क्षेपण की क्रिया होती है। तो अपचित भोज्य पदार्थों को बाहर निकालना, जो हम मल त्याग करते हैं वो बहिर्क्षेपण कहलाता है। और नाइट्रोजनी अपशिष्टों को त्यागना क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। जिसे आप यूं समझ सकते हैं कि जो हम मूत्र त्याग करते हैं वो क्या है, उत्सर्जन है। और इस कार्य में काम में आने वाले अंग मिलकर क्या करते हैं, उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन। नाइट्रोजनी अपशिष्ट जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला आता है अपना अमोनिया, दूसरा यूरिक अम्ल और तीसरा यूरिया। तो यहां एक एक नंबर का प्रश्न भी बनता है। ठीक है, अमोनिया उत्सर्जित करने वाले प्राणियों को अमोनोटेलिक कहते हैं। अमोनिया उत्सर्जित करने वाले प्राणियों को अमोनोटेलिक कहते हैं। यूरिया उत्सर्जित करने वाले प्राणियों को यूरियोटेलिक कहते हैं। और यूरिक अम्ल उत्सर्जित करने वाले प्राणियों को यूरिकोटेलिक कहते हैं। प्रोटीन व एमिनो अम्लों के अपघटन से अमोनिया बनती है और यूरिया बनती है या यूरिक अम्ल बनते हैं। अब इनमें से अगर देखें तो अमोनिया क्या है, सबसे ज्यादा हानिकारक पदार्थ है और इसको निष्कासित करने के लिए अधिकांश मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। तो हम यूं कह सकते हैं कि जो जलीय प्राणी होते हैं वो क्या करते हैं, अमोनिया को उत्सर्जी पदार्थ के रूप में बाहर त्यागते हैं। जैसे प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, हाइड्रा, एनेलिडा, ये सभी जलीय प्राणी क्या करते हैं, अमोनिया के रूप में उत्सर्जी पदार्थों को त्यागने का कार्य करते हैं। दूसरा है यूरिक अम्ल। यूरिक अम्ल जो है ये कम हानिकारक है और इसको उत्सर्जित करने के लिए कम जल की आवश्यकता होती है। और यूरिक अम्ल के रूप में उत्सर्जन करने वाले प्राणियों को यूरिकोटेलिक कहते हैं। जैसे कीट है, सरीसृप है और मरुस्थलीय प्राणी जैसे अपने ऊंट है, ये भी क्या करता है, यूरिक अम्ल के रूप में मूत्र का उत्सर्जन करता है। उसके बाद में अपन आते हैं यूरिया के ऊपर। यूरिया अमोनिया का ही एक व्युत्पन्न होता है और ये हानिकारक है, इसलिए अधिकांश स्थलीय जंतु अमोनिया को क्या करते हैं, यूरिया में बदल लेते हैं और यूरिया को शरीर से निष्कासित करते हैं, क्योंकि यूरिया जल में घुलनशील है और जल की भी कम आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसे प्राणी जो मुख्य रूप से यूरिया का उत्सर्जन करते हैं यूरियोटेलिक प्राणी कहलाते हैं। जैसे एनेलिड्स, उपास्थल मछलियां, अस्थिल मछलियां, उभयचरी जंतु और मनुष्य। तो मनुष्य भी क्या है, एक यूरियोटेलिक प्राणी है। अब अपन बात करते हैं मानव के उत्सर्जन तंत्र की। मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र या मानव का उत्सर्जन तंत्र, मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी अंग जो है वो वृषण होते हैं। और वृषण के अलावा देखिए मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्र मार्ग, तो ये उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं वृक्क की। ठीक है, तो मनुष्य में एक जोड़ी वृक्क उदर गुहा के पृष्ठ भाग में कशेरुक दंड के दोनों ओर स्थित होते हैं। दाहिना वृक्क जो है वो बाएं वृक्क से कुछ आगे स्थित होता है और दोनों वृक्क एक पतली महीन झिल्ली, जिसको अपन कहते हैं पेरिटोनियम, क्या कहते हैं, जैसे मान लीजिए ये झिल्ली है
और ये पेरिटोनियम झिल्ली कहलाती है। पेरिटोनियम झिल्ली के द्वारा आवृत रहते हैं, या यूं कह सकते हैं कि ढके हुए उदर गुहा में स्थित होते हैं। और वृक्क का निर्माण, जैसा कि अपन प्रत्येक तंत्र के अंतर्गत पढ़ते आ रहे हैं, वृक्क का निर्माण किससे होता है? तो वृक्क का निर्माण भी आप लोगों को याद रखना है मेसोडर्म या भ्रूणीय मेसोडर्म या मध्य जननिक स्तर से इसका निर्माण होता है। और वृक्क जो है वो भी 3 प्रकार के होते हैं, प्रोनेफ्रिक, मेसोनेफ्रिक और मेटानेफ्रिक। तो मनुष्य में मेटानेफ्रिक प्रकार के वृक्क पाए जाते हैं। ये 2 नंबर के प्रश्न बन गए आपके, 1-1 नंबर के 2 प्रश्न। पहला प्रश्न, वृक्क की उत्पत्ति कौन से जनिक स्तर से होती है? तो मेसोडर्म से वृक्क की उत्पत्ति होती है। दूसरा, मनुष्य में किस प्रकार के वृक्क पाए जाते हैं? तो मनुष्य में मेटानेफ्रिक प्रकार के वृक्क पाए जाते हैं। मानव के वृक्क गहरे लाल रंग के तथा सेम के बीज की आकृति के होते हैं। प्रत्येक वृक्क लगभग 10 से 11 सेंटीमीटर लंबा, 10 से 11 सेंटीमीटर लंबा, 5 से 6 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। 10 से 11 सेंटीमीटर लंबा और 5 से 6 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। और 2.5 से 3 सेंटीमीटर जो है इसकी मोटाई होती है और लगभग 120 से 170 ग्राम तक इनका वजन होता है। और इनका बाहरी भाग आप लोग देख सकते हैं, वृक्क का बाहरी भाग जो है वो उत्तल होता है और आंतरिक भाग जो है वो अवतल होता है। और इस अवतल भाग में एक खांच पाई जाती है, एक ग्रुआ पाई जाती है जिसे हम हाइलम कहते हैं। ये जो हाइलम है, इसी हाइलम के द्वारा इसके अंतर्गत वृक्कीय शिरा और वृक्कीय धमनी प्रवेश करती है, यानी जो रक्त वाहिनियां है वो प्रवेश करती है। और रक्त ही क्या करता है, आप लोगों को अपन ने रक्त के कार्य पढ़े थे, उसमें पढ़ा था कि रक्त ही क्या करता है, उत्सर्जित पदार्थों का परिवहन करता है। तो रक्त के द्वारा, तो ये जो हाइलम वाला भाग है वृक्क के अंदर जो खांच पाई जाती है, उसी के माध्यम से वृक्क धमनी, वृक्क शिरा और तंत्रिकाएं वृक्क के अंदर प्रवेश करती है और यहीं से मूत्रवाहिनी जो है वो बाहर निकलती है। और इसके अलावा आप लोग जानते हैं कि वृक्क के ऊपर अधिवृक्क नामक अंतःस्रावी ग्रंथि भी पाई जाती है। दूसरी बात, मूत्र वाहिनी। प्रत्येक वृक्क की नाभि या हीलियम से मोटी व पेशीय भित्ति की बनी लंबी संकरी नलिका निकलती है जिसे मूत्रवाहिनी या यूरेटर कहते हैं। इसका वृक्क में स्थित भाग जो है वो अपेक्षाकृत, यहां से इस प्रकार से मान लीजिए आप, ये भाग जो है इसका कीपनुमा भाग होता है, कीपनुमा चौड़ा भाग होता है और नीचे की तरफ ये संकरी या पतली होती जाती है। और ये कीपनुमा भाग वृक्क के जिस भाग में स्थित होता है उसे वृक्क श्रोणी कहते हैं। वहां से निकलकर ये मूत्राशय तक खुलती है। मूत्रवाहिनी की भित्ति मोटी एवं पेशी होती है जो मूत्र को आगे बढ़ाने के लिए क्रमाकुंचन की क्रिया क्रमशः करती है। उसके बाद में बात करते हैं मूत्राशय की। मूत्राशय, दोनों ओर की मूत्रवाहिनियां जिस मोटे थैलीनुमा संरचना के अंतर्गत, थैलीनुमा पेशीय संरचना के अंतर्गत खुलती है, मूत्राशय कहलाता है। मूत्राशय जो है क्रमशः 3 स्तरों का बना होता है। बाह्य स्तर जो पेरिटोनियम का शिरोसा स्तर होता है, मध्य स्तर एरेखित पेशियों का बना हुआ होता है और आंतरिक स्तर जो कि श्लेष्मिक स्तर होता है जिसमें शंकु रूपी संरचना पाई जाती है। ऊपरी भाग चौड़ा तथा निचला भाग संकरा होता है। इसमें छिद्र रेखित पेशी की बनी अवरोधिनी पाई जाती है। ठीक है, मूत्र मार्ग और मूत्राशय दोनों में रेखित पेशी की बनी हुई अवरोधनी पाई जाती है। मूत्राशय नर में मलाशय के आगे और मादा में योनि के ठीक ऊपर पाया जाता है। मूत्राशय में लगभग 700 से 800 मिलीलीटर मूत्र का संग्रह किया जा सकता है। मूत्राशय मूत्र मार्ग के द्वारा शरीर से बाहर खुलता है। मूत्राशय की ग्रीवा में एक पतली नलिका निकली हुई रहती है जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं। मूत्र मार्ग द्वारा मूत्र शरीर से बाहर निकलता है। मूत्र मार्ग अवरोधनी, मूत्र मार्ग में भी जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक अवरोधनी पाई जाती है जिसके खुलने पर ही मूत्र बाहर त्यागा जा सकता है। पुरुषों में लगभग यह जो मूत्र मार्ग है वो 15 सेंटीमीटर लंबा होता है और यह शीशन के मध्य से होकर गुजरता है तथा मूत्र और वीर्य दोनों को ही निष्कासन करता है। मादा में यह 4 सेंटीमीटर लंबा होता है तथा इससे केवल मूत्र का ही निष्कासन होता है।
अगर नर मूत्र मार्ग की बात करें तो उसे 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, प्रोस्टेट या यूरिथ्रल, झिल्लीनुमा भाग और सिसनी भाग। प्रोस्टेट भाग जो है वो 2.5 सेंटीमीटर लंबा होता है, जो प्रोस्टेट ग्रंथि के मध्य से गुजरता है, और इसी भाग में दोनों शुक्र वाहिनियां खुलती है, जो अपन ने नर जनन तंत्र के अंतर्गत पढ़ा था। और झिल्लीनुमा भाग प्रोस्टेट ग्रंथि एवं शीशन के मध्य का छोटा भाग होता है, और शीशनी भाग यह लगभग 15 सेंटीमीटर लंबा मार्ग है। शीशन के कार्पस स्पोंजियोसोम से निकलकर शीशन मुंड के शीर्ष के बाहर मूत्र जनन छिद्र के रूप में बाहर खुलता है। तो ये हो गई अपने उत्सर्जन तंत्र की संरचना। अब अगर अपन बात करें मानव के वृक्क की आंतरिक संरचना या ओती की संरचना, तो देखिए वृक्क की आंतरिक संरचना वृक्क की आंतरिक संरचना, मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी अंग वृक्क है, और प्रत्येक वृक्क चारों तरफ एक दृढ़ तंतुमय संयोजी उत्तक के खोल से घिरा हुआ रहता है, जिसे वृक्क संपुट कहते हैं। और वृक्क संपुट के नीचे वृक्क जो है वो 2 भागों में विभेदित रहता है। बाहरी भाग वल्कुट या कोर्टेक्स कहलाता है, और आंतरिक भाग जो है मध्यांश, आंतरिक भाग मध्यांश या मेडुला कहलाता है। तो यानी वृक्क को अपन 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, कोर्टेक्स और मेडुला। अब अगर कोर्टेक्स भाग की बात करें तो यह संपुट यानी जो खोल होता है उस खोल के ठीक नीचे स्थित होता है, तथा मेलपीगी कायों के कारण कणिकामय दिखाई देता है। मेलपीगी काय के कारण यह कणिकामय दिखाई देता है, तब गहरे लाल रंग का होता है। वल्कुटीय भाग के कुछ संकरे हुए भाग जो है वो मध्यांश के बाहरी भाग में धसे हुए रहते हैं, जिन्हें बर्टिनी के स्तंभ कहते हैं। ये उभरे हुए भाग जो है वो मेडुला के भाग है, लेकिन ये कुछ भाग इनका वल्कुट के अंतर्गत आ जाता है, तो इन्हें क्या कहते हैं, बर्टिनी के स्तंभ कहते हैं। वल्कुटी भाग में वृक्क नलिकाओं, जो वृक्क नलिका या वृक्काणु या नेफ्रॉन जो है, ठीक है, ये नेफ्रॉन का जो ऊपर वाला प्यालेनुमा भाग है वो, और मेलपीगी काय जिसको अपन कह सकते हैं, या समीपस्थ व कुंडलित भाग और दूरस्थ कुंडलित भाग कहां पाए जाते हैं, वो वल्कुट के अंतर्गत पाए जाते हैं। और अगर अपन मध्यांश की बात करें तो यह वृक्क का भीतरी भाग होता है। इसमें वृक्क नलिकाओं के जो हेनले के लूप है, ये वृक्क नलिका, और ये वृक्क नलिका का ये क्या है, हेनले का लूप है। ये समीपस्थ नलिका, ये दूरस्थ नलिका, और ये संग्रह वाहिनी, और ये मेलपीगी काय। तो मेलपीगी काय, समीपस्थ और दूरस्थ वाहिनी तो कहां है, वल्कुट भाग में है। और हेनले का लूप कहां है, हेनले का लूप मध्यांश भाग में या मेडुला भाग में स्थित होता है। और मध्यांश भाग में इसके कारण असंख्य शंक्वाकार उभार भी दिखाई देते हैं, जिन्हें पिरामिड कहते हैं। पिरामिड एक प्यालेनुमा गुहा में स्थित होता है। ये प्यालेनुमा गुहा में पिरामिड स्थित है, जैसे ये और ये। तो ये इसके बीच का भाग जो है वो क्या कहलाता है, केलिक्स कहलाता है। केलिक्स संयुक्त होकर पेल्विक में खुलता है। ये वृक्क श्रोणी भाग कहते हैं या पेल्विक भाग कहते हैं। ये सारे के सारे आपस में संयुक्त होकर कहां खुल रहे हैं, ये वृक्क श्रोणी प्रदेश में खुल रहे हैं। और वृक्क श्रोणी प्रदेश जो है वो फिर मूत्र वाहिनी के अंतर्गत खुलता है। तो इस प्रकार से ये अपने वृक्क की आंतरिक संरचना हो गई। अब देखिए उत्सर्जन में जो नेफ्रॉन है वो वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक है, अगर अपने से पूछा जाए कि वृक्क की या उत्सर्जन तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है, तो अपन कहेंगे वृक्क नलिकाएं या नेफ्रॉन। तो उसकी संरचना देखेंगे, उसके पश्चात मूत्र निर्माण की क्रियाविधि भी इसी अध्याय में पढ़ेंगे। इसके अलावा उत्सर्जन संबंधित विभिन्न प्रकार के रोग हैं जिनको अपने कोर्स से कोविड-19 के कारण हटा दिया गया है। और इसके अलावा मानव के जो अन्य उत्सर्जी अंग और हैं उनका अध्ययन अपन कर लेते हैं। त्वचा, फेफड़े और यकृत, यानी वृक्क को छोड़कर 3 अन्य उत्सर्जी अंग और भी है। त्वचा है, फेफड़े है और यकृत है। त्वचा आप लोगों को पता है पसीने के रूप में या श्वेत ग्रंथियों के रूप में अतिरिक्त जल की मात्रा को बाहर निष्कासित करती है एवं कुछ नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थों को भी शरीर से बाहर त्वचा के द्वारा त्यागा जाता है। ये अपन ने त्वचा वाले अध्याय में भी पढ़ा था। उसके बाद में फेफड़े आप लोग जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन फेफड़ों के द्वारा ही कोशिकीय श्वसन के अंतर्गत किया जाता है। और फिर तीसरा है अपना यकृत या लीवर। यकृत कोशिकाएं शरीर में आवश्यकता से अधिक एमिनो अम्लों में स्थित नाइट्रोजनी भाग को अमोनिया में और अमोनिया को कम हानिकारक यूरिया में परिवर्तित कर मूत्र के रूप में बाहर निकालने में सहायक होती है। इसके अलावा जो पित्त वर्णक है,
पित्त वर्णक कौन कौन से, 1 नंबर का प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है। तो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन क्या है, पित्त वर्णक है और इन पित्त वर्णकों का निर्माण भी यकृत के द्वारा किया जाता है। अब इस अध्याय में अपने 2 टॉपिक रहे, एक है नेफ्रॉन की संरचना और दूसरा है उत्सर्जन की या मूत्र निर्माण की क्रियाविधि, जिसको हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।